आज भी आपके लिए इकरा साइकोलॉजी एजुकेशनल चैनल लाया है कुछ नए अंदाज में एक फिर से थ्योरी को। वो थ्योरी जो मैंने पहले परसेप्शन में पढ़ाए थे, जो क्या है मेजर अप्रोचेस और थ्योरी, जो कि 7 था। 7 में से हमने 4 को देख लिया था, 5वां कौन सा है तो वो देखते हैं 5वां आज कौन सा है। चारों तो आप लोग को याद ही होगा कि हमने कौन-कौन सा थ्योरी पढ़े थे या देखे थे। ठीक है, तो पहला जो थ्योरी था वो था प्रत्यक्षण का दैहिक उपगाम या सिद्धांत था। दूसरा था गिब्सन द्वारा प्रतिपादित प्रत्यक्षण या प्रत्यक्ष सिद्धांत परिस्थिति संदर्भ था। तीसरा क्या था तो सूचना संसाधन उपगाम था। चौथा गैस्टाल्ट उपगाम या सिद्धांत था, जो कि 5वां है। तो 5वां कौन सा थ्योरी हम देखने जा रहे हैं आज, तो व्यवहारवादी उपगाम या सिद्धांत को हम लोग देखने जा रहे हैं, या इसे जानने के लिए हम लोग उत्साह है कि व्यवहारवादी उपगाम या सिद्धांत किसे कहते हैं। क्या आप लोग रेडी हैं इसको जानने के लिए? तो आइए मिलते हैं व्यवहारवादी उपगाम में। व्यवहारवादी उपगाम या सिद्धांत को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या बताया जा रहा है, व्यवहारवादी सिद्धांत के अनुसार जब व्यक्ति का व्यवहार के सामने या सम्मान प्रत्यक्षण भी एक प्रकार का सीखा गया व्यवहार है। इसमें बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों का यह मानना है कि जो प्रत्यक्षण है वो पूर्ण रूपेण एक सीखा गया व्यवहार को, मनोवैज्ञानिकों ने कहा है कि व्यवहार जो है वो प्रत्यक्षण जिसे कहते हैं ना, प्रत्यक्षण में आपको जो सीखा गया उसे उसी को क्या किस अंदाज में डिटेल से जानते हुए देखते हैं कि क्या कहा गया है इसके अंदर। बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों का यह मानना है कि या मत कहें या मानना कहें, दोनों बराबर ही होता है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइए कि मत और मानना क्या है। बहुत सारे स्टूडेंट इस चीज़ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। प्रत्यक्षण तो पूर्ण रूपेण एक सीखा गया व्यवहार होता है, और जिन नियमों और सिद्धांतों द्वारा अन्य व्यवहार निर्धारित होते हैं, ठीक है, उन्हीं नियमों एवं सिद्धांतों द्वारा प्रत्यक्षण भी निर्धारित होता है। जिस तरह से कोई सीखा गया व्यवहार आदत, रचना, सम्मानीकरण, अवरोध इत्यादि के नियम द्वारा निर्धारित होता है, उसी ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रत्यक्षण भी इन्हीं नियमों से निर्धारित होता है। ये किसके अंतर्गत आता है, तो व्यवहारवादी उपगाम के अंतर्गत आता है। व्यवहारवादी उपगाम या सिद्धांत में हल 1943 द्वारा सबसे अधिक सफल प्रयास हुआ है। किसके द्वारा, तो हल के द्वारा हुआ है। व्यवहारवादी उपगाम में हल का विचार था कि किसी खास समय में सभी संवेदी तांत्रिका आवेग जो तांत्रिका तंत्र में सक्रिय होता है एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करते हैं और एक दूसरे को इस ढंग से परिवर्तित कर देता है कि उनका एक रूप सभी वर्तमान संवेदी आवेग से भिन्न हो जाता है। उदाहरण ले लेते हैं समकालिक विरोध का की घटना को लें। यदि धूसर रंग के कागज के टुकड़े को बैंगनी रंग के बड़े कागज के टुकड़े के बीच में रखा जाता है तो दृष्टि तंत्र धूसर कागज के उत्पन्न संवेदी तांत्रिका आवेग बैंगनी रंग के कागज से उत्पन्न संवेदी तांत्रिका आवेग के साथ अंतःक्रिया कर दोनों तरह के संवेदी आवेगों को परिवर्तित कर एक नया रूप देता है, जिसे परिणाम स्वरूप धूसर रंग के कागज का टुकड़ा कुछ पीलापन दिखाई पड़ता है। इसे ही क्या कहते हैं, समकालिक विरोध का एक उदाहरण के अनुसार आपको हमने समझाया है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, एक एग्जाम्पल और लेते हैं। जब कोई उद्दीपक व्यक्ति के सामने कुछ देर तक रखने के बाद हटा लिया जाता है तो कुछ देर के बाद उसका प्रभाव तांत्रिका तंत्र में होता है। इस प्रभाव को उद्दीपक चिन्ह कहा जाता है, स्टिमुलस ट्रैक कहा जाता है। ऐसे उद्दीपक के चिन्ह वर्तमान तांत्रिका तंत्र के आवेग के साथ अंतःक्रिया करते हैं, जिसे कालिक अंतःक्रिया कहा जाता है। जैसे ले लेते हैं एक एग्जाम्पल, किसी शब्द का सही अर्थ पहले कहे गए हैं और वाक्यों या शब्दों का संदर्भ में हम समझते हैं। यहाँ पहले से कहे वाक्य या शब्द उद्दीपक चिन्ह के एक उदाहरण हो जाता है। हल ने तांत्रिका आवेग के बीच इन अंतःक्रियाओं के आधार पर एक विशेष संप्रत्यय कॉन्सेप्ट का प्रतिपादन किया है, जिसे उद्दीपक पैटर्न कहा जाता है। हल का विचार था कि जब एक ही संवेदी क्षेत्र के कई उद्दीपक बार बार व्यक्ति के सामने उपस्थित किए जाते हैं तो इसे उद्दीपक का एक पैटर्न विकसित होता है, जैसे कि आप देख रहे हैं। जैसे कि ओ और 0 में अंतर, एस और 5 में अंतर। ये अपनी जगह पे हम एस पढ़ते हैं, और फिर जो 1 2 3 4 5 होता है ना, तो उस तरह से गिनती के हिसाब से हम उसे कहते हैं ना, कहीं-कहीं पे जो चीज़ कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो वहीं पे सूट करता है, या फिर उस चीज़ वहाँ पे रखा हुआ था तो उसके अनुसार हम समझ जाते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से ये 8053 ये रखा हुआ है। तो इसी हिसाब से यहाँ पे एस और जो 5 है वो एक दूसरे की तरह ही दिखता है। बस अंतर ये है कि वो किस जगह पे है, अब किस अनुसार उसे हम पढ़ेंगे। तो इससे ही उद्दीपक का एक पैटर्न विकसित होता है। इसे हल ने तांत्रिक आवेग के बीच इन अंतःक्रियाओं के आधार को एग्जाम्पल देते हैं। व्यवहारवादियों ने उद्दीपक में तथ्यों को साबित करने के लिए कुछ प्रयोग भी किए हैं। प्रयोग कौन किए हैं, तो वुडबेरी 1943 में किए। तो किस पे किए, तो एक कुत्ता पे किया है। नाम क्या है, डिक के। डिक नामक कुत्ता पर एक प्रयोग किया गया। वो क्या है, तो उच्च स्वर और मंद स्वर आवाज, हाई हाई पिच्ड साउंड और लो पिच्ड साउंड एक साथ दिए जाने पर कुत्ता जब अनुक्रिया करता था, अर्थात लकड़ी के बने पिंजड़े के छड़ में अपना मुंह रगड़ने की अनुक्रिया करता था, तो उसे भोजन दिया जाता था। परंतु इन दोनों उद्दीपकों मतलब उच्च हाई हाई पिच्ड साउंड और लो पिच साउंड में से कोई एक ही मतलब आवाज़ या साउंड उपस्थित होने पर भी यदि कुत्ता मुंह रगड़ने की अनुक्रिया करता था तो भोजन नहीं दिया जाता था। परिणाम में यह देखा गया कि कुत्ता उच्च स्वर या मंद स्वर के अलग अलग उपस्थित किए जाने पर अनुक्रिया न करना सीख लिया, परंतु इन दोनों उद्दीपकों के एक साथ उपस्थित किए जाने पर अनुक्रिया करना सीख लिया था। किसने सीखा था, तो डिक नामक कुत्ता ने सीखा। इसी प्रकार से एक और उदाहरण लेते हुए हम लोग व्यवहारवादी उपगाम या सिद्धांत में कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए हम आपको ये जो उदाहरण दे रहे हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए कि आपको बेहतर तरीके से ये टॉपिक को समझ में आ जाए। दूसरा क्या है, तो उसमें जो पहला वाला में था ना, वो एक ही उद्दीपक था, और इसमें है 2 उद्दीपक है वुडबेरी में, वुडबेरी 1943 में।
इसमें दो कुत्ते को रखा गया है। पहला क्या है तो टेड और दूसरा क्या है बेंगट। ये दो उद्दीपक हैं जो कि कुत्ता है, दोनों पे प्रयोग किया गया है। इसमें भी इस प्रयोग में सामयिक पैटर्निंग मतलब टेम्पोरल पैटर्निंग का अध्ययन किया गया है। इस अध्ययन में भी उच्च स्वर और मंद स्वर को ही लेके मतलब हाई पिच्ड साउंड और लो पिच्ड साउंड को ही लेके इसमें बताया गया है। जो क्या है तो वो देखते हैं। इस तरह उच्च स्वर या मंद स्वर को एक खास क्रम में मतलब बारी बारी से उपस्थित करने पर यदि टेड अनुक्रिया करता था तो उसे भोजन दिया जाता था, परंतु अगर जो दूसरा उद्दीपक था बेंगट वो अगर अनुक्रिया करता था तो उसे भोजन नहीं दिया जाता था। दूसरे क्रम में यदि मंद स्वर में टेड अनुक्रिया करता तो उसे भोजन नहीं दिया जाता, अगर बेंगट करता तो उसे भोजन दिया जाता था। ये बारी बारी से उन लोग भी मतलब उद्दीपक पैटर्निंग के अनुसार वो विकसित हो चुका था कि बारी बारी साउंड के अनुसार वो लोग अपना अनुक्रिया करेंगे और उन्हें भोजन मिलेगा। इसी प्रकार से ऑसगुड ने भी कहा है, अपना मत रखते हुए ऑसगुड ने 1953 में कहा है कि जो वुडबरी ने प्रत्यक्षण की इस व्यवहारवादी सिद्धांत की आलोचना निम्नलिखित कारकों के आधार पर किया है। देख लेते कुछ पॉइंट को। कुछ व्यवहारवादियों का कहना था कि हल द्वारा प्रत्यक्षण की व्याख्या जो अंतःक्रिया पूर्व कल्पना द्वारा की गई है उनमें बहुत से रहस्यपूर्ण सांप्रदायिक कॉन्सेप्ट हैं जिनका वस्तुनिष्ठ रूप से अध्ययन करना संभव नहीं है। गेस्टाल्ट का भी मत है या कहना था कि प्रत्यक्षण की व्याख्या अंतःक्रिया पूर्व कल्पना द्वारा करके जिसमें विभिन्न प्रकार के उद्दीपक जिनको अंतःक्रिया तथा उद्दीपक पैटर्निंग की बातें की गई थी, हल ने उन लोगों की व्याख्या के क्षेत्र में अनाधिकार प्रवेश किया। ऑसगुड के अनुसार हल द्वारा प्रत्यक्षण की जो व्याख्या की गई वह घटिया है। सच्चाई यह है कि मात्र इतना कहना कह देने की प्रत्यक्षण में सभी संवेदी तांत्रिका आवेग आपस में अंतःक्रिया करते हैं से कोई विशेष अर्थ नहीं निकलता है। ये किसने कहा? तो ऑसगुड ने कहा। ऑसगुड ने कहा है कि शब्द में हल की सूत्रीकरण मतलब फॉर्मुलेशंस में कठिनाई यह है कि यह अत्यधिक घटिया है। ये सब ऑसगुड का कहना है कि ये जो सिद्धांत है हल का वो जो कहने का तात्पर्य उनका है वो खराब है, घटिया है। ये घटिया वर्ड जो हम यूज़ कर रहे हैं वो वाकई में उसने घटिया ही कहा है, तो इसलिए हम अपनी तरफ से हम कुछ जोड़कर नहीं कर रहे हैं। तो आप ये लोग ये मत समझिए कि अपने मन से बोल रही है घटिया। मात्र इतना कह देने से संवेदी आवेग आपस में अंतःक्रिया करते हैं, कुछ व्याख्या नहीं होता है। व्यवहारवादी उपगम और सिद्धांत में इतने आलोचनाओं के बावजूद भी व्यवहारवादी का प्रत्यक्षण या सिद्धांत काफी महत्वपूर्ण है। शोधकर्ता एवं प्रयोगकर्ता में अनेक तांत्रिका संबंधी एवं व्यवहारपरक सबूतें प्रस्तुत कर यह दिखलाया या बतलाया गया है कि हल ने अंतःक्रिया परिकल्पना के प्रत्यक्षण के कई पहलू की व्याख्या संतोषजनक ढंग से किया है। इसी प्रकार से आज हम व्यवहारवादी उपगम को यहीं पर समाप्त करते हैं। हाँ, आपको ये टॉपिक थोड़ा कठिन लगेगा क्योंकि जो थ्योरी होता है ना, थ्योरी बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। उसे समझने के लिए हमें बार-बार जब तक 10 से 12 बार ना पढ़े, कुछ लोग होते हैं कि 1-2 बार में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, किसी लोग को 10 बार पढ़ना पड़ता है, किसी को 3 बार, किसी को 4 बार। इसी प्रकार से थ्योरी जो होता है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, उसे समझने के लिए बार-बार कंटिन्यूअस पढ़ना पड़ता है। तो इसी अनुसार से हम अपना बिहेवियरिस्टिक्स अप्रोच या थ्योरी को यहीं पे समाप्त करते हुए अलविदा लेते हैं। फिर कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।